चैप्टर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी, देखो भाई बेरोजगारी कहते किसे है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, बेरोजगारी कहते किसे है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहता है, क्योंकि बेरोजगार उसे कहते हैं जो 15 से 64 वर्ष की आयु, 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। यानी कि इसमें छोटे बच्चे निकल गए बाहर। क्वेश्चन आता है ये कि क्या छोटे बच्चे निम्नलिखित में सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब बेरोजगारों की संख्या किस में है? तो बच्चे आ जाएंगे या 15 से 64 के बीच के लोग हैं या 64 साल से ऊपर के हैं। 64 साल से ऊपर के लोगों को बेरोजगार नहीं कहा जाता, 15 साल से नीचे के बच्चों को बेरोजगार नहीं कहा जाता। क्वेश्चन है ये 15 से 64 का जो आयु वर्ग है ये स्पेशली है वर्कफोर्स, किसी भी देश की। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वर्कफोर्स होता क्या है, तो किसी भी देश की ये श्रम शक्ति है, ठीक है। तो 15 से 64 आयु वर्ग के लोग जिन्हें जो कार्य में नए लगे हों, श्रम में नए लगे हों, सिर्फ इतनी बात है। यहाँ पैसों की बात नहीं हुई अभी ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग जो श्रम में नए लगे हैं तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार। अब ये दो तरीके से डिफाइन होता है टेक्निकली। अब दो तरीके से जो डिफाइन होता है, इसमें दो टाइप के बेरोजगार जनरली होते हैं। एक बेरोजगार कौन से होते हैं? ऐच्छिक बेरोजगार, और एक होते हैं अनैच्छिक बेरोजगार, यानी कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। तो जो वॉलेंटरी है, जिसे ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, ये काबिल भी हो सकते हैं और अयोग्य भी, दोनों बातें हैं। तो ये काबिल कैसे हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग देखे होंगे बीटेक की डिग्री करे बैठा, कंप्यूटर भी अच्छा सुधार लेता है, खेत में काम कर सकता है, मजदूरी पे भी जा सकता है, शरीर भी बढ़िया है, भगवान ने दे रखा उसका, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता? उसे हर काम उसकी उस शर्तों के मुताबिक चाहिए, और शर्त भी ऐसी कि काम ना करना पड़े। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, सोसाइटी वगैरह ढूंढेंगे ना, ऐसे मिल जाते हैं। हर समय गवर्नमेंट को कोसेंगे, किसी और को कोसेंगे, और कुछ नहीं, घर वालों को कोस देंगे कि अगर मुझे पायलट मेरा परदादा होता तो आज नहीं पायलट ही होता। यानी कि इन लोगों के पास हजार बहाने होते हैं काम ना करने के, तो उन्हें कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगार, अपनी इच्छा से जो बेरोजगार हो। सरकार इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती, अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। बातें बहुत सारी बनावे हैं, कभी आपको लगता है कि बातें नहीं बनाते हैं, ढेर सारी बना देंगे, इतनी बना देंगे कि दार्शनिक को फैल करता है। लेकिन ये मिले। और ये सोसाइटी में एक बात बताओ, किसी को अगर उदासी नहीं आ रही हो, इनसे मिल लो 2-4 से, आदमी को डिप्रेशन में डाल दें। क्यों? इनके मुताबिक सारा मामला इनकी शर्तों पर चाहिए, ठीक है, समझिए बात। और तो इन्हें गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं देती, इन पर, ऐसे बेरोजगारों पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती ना इन्हें। गवर्नमेंट क्या ध्यान देगी? गवर्नमेंट तो बतेरी बात करे, बढ़िया बढ़िया प्रोत्साहन भी दें, लेकिन इन्हें प्रोत्साहन चाहिए नहीं, क्योंकि इन्हें काम नहीं करना। इसलिए गवर्नमेंट इन पर कोई ना इनके आंकड़े जुटाती, कोई डाटा नहीं है इनके, नो डाटा। बात क्लियर हुई? कोई डाटा नहीं इनका। दूसरी बात, जो होते हैं असली बेरोजगार, जिन्हें हम बेरोजगार, देखो बेरोजगार की एक बात बताऊं आपको, बेरोजगार वही व्यक्ति होता है जो काबिल होता है। पहली बात, बेरोजगार वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो काबिल ना हो। कोई कहता है कि मैं बेरोजगार है, बेरोजगारी फैल गई। भैया ये बताओ बेरोजगारी में काबिलियत क्या है आपकी? तो जो इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है, इनवॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक, यानी कि लोग, इसके लिए 2-3 बातें होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये किसी काम करने के लिए योग्य होते हैं,
दूसरी बात, बाजार पे जो भी प्रचलित कीमत है, जो भी प्रचलित है, कहीं मजदूरी है, कहीं 400 रुपये की मजदूरी है, वो 400 रुपये काम कर लेगा। उसे ये चाहिए कि 600 की चाहिए, 1000 की चाहिए, 10,000 की चाहिए, नहीं नहीं, वो भले ही बड़ी सी डिग्री करके आया हो कहीं, लेकिन उसे काम चाहिए, और काम भले ही कम रेट पे मिल रहा हो, बाजार में वही चल रहा हो, प्राइवेट में जो भी चल रहा हो, गया उसने अपनी डिग्री दिखाई, नौकरी मिली, ये डिग्री नहीं दिखाई, जिस काम के लिए भी गया वो काम करना चाहता है, बाजार में जो चल रहा है, बाजार में जो चल रहा है, यानी कि एक तो योग्यता है इसमें, दूसरी बात प्रचलित कीमत पर काम करना चाहता है, काम करना चाहता है, यानी कि इसमें इच्छा भी है कार्य करने की, कार्य करने की इच्छा है इसमें, और कार्य करने की इच्छा है, योग्य है उस काम के लिए, और उसे काम ना मिले, उसे बेरोजगार कहते हैं। सरकार इन्हीं लोगों पर पूरा प्रयास करती है, इन्हीं लोगों के डाटा होते हैं, सारा खेल इन्हीं का होता है, दिन रात जो भी बात होती है वो इनके लिए होती है, क्योंकि ये लोग वास्तव में काबिल है, काम करना चाहते हैं, प्रचलित मजदूरी पे करना चाहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बात पे नहीं करते। जो चल रहा है भाई काम दे, तो सबसे पहले काम है, उसके बाद कौन कितना कमाएगा वो तो समय पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है, दोनों बातें समझ गए। इसके बाद जो इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक बेरोजगार, इनकी भी कैटेगरी है, कई वर्गों में बांटा जाता है। तो जैसे पहला जो सबसे अच्छा आता है इनका, वो आपका स्ट्रक्चरल बेरोजगार होता है, संरचनात्मक बेरोजगार। ये बड़ी संरचनात्मक बेरोजगार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संरचना इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है भाई? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सीधा सीधा सा होता है कि सिस्टम चेंज हो गया। अब सिस्टम चेंज कैसे होगी भाई? सिस्टम चेंज ऐसे होता है जैसे भारत है, भारत एक विकासशील कंट्री है, यानी कि एक उभरता हुआ देश है, उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऐसी बातें आती हैं जो विकसित देशों में, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो भारत एक विकासशील देश है, चाइना विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में क्या होता है, सिस्टम बहुत तेजी से बदलता है। जैसे पहले टाइपराइटर थे, कंप्यूटर आ गया। अब जो टाइप राइटिंग करता है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जान रहा है, तो दुर्भाग्य से वो सिस्टम जो बदला पूरा, उससे वे टाइप राइटर बेरोजगार हो गए। दूसरी एक और होता है, जैसे मान लो किसी भर्ती में जाना है, बालक जो है बहुत अच्छे से जानता है, वो हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, तमिल जानता है, तेलुगु जानता है, भारतीय बढ़िया सी भाषा जानता है, काबिल भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन अचानक उसके यहाँ ये बातें आ जाएं कि भाई उस भर्ती में अंग्रेजी जानना जरूरी है। सिस्टम के कारण हो गया ना बेरोजगार हुआ, तो सिस्टम के कारण ही हुआ ना। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होता है किसी देश में, उस स्ट्रक्चर चेंज के कारण लोग बेरोजगार होते हैं। ये जनरली विकासशील देशों की बेरोजगारी, ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विकासशील देशों की सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी बेरोजगारी होती है संरचनात्मक। यही तो फिलहाल देख लो, किसी भी वैकेंसी में जाते हैं, काबिलियत होने के बावजूद भी, कई बार आपके पास बढ़िया बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी वो चीज नहीं होती जो सामने वाला मांग रहा है समय के अनुसार। बात समझे? और ये ध्यान रखना, ये विकासशील देशों की है, ये विकसित देशों में नहीं होती, क्योंकि वे तो सेट हो चुके हैं जहां भी है, हम लोग सेट हो रहे हैं। एक बात। दूसरी एक बेरोजगारी अब विकसित देशों की भयानक बेरोजगारी होती है, वो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी ये होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल कैसे है भाई?
ये लोग जनरली उस तरीके से बेरोजगार तो नहीं होते हैं कि भाई इन्हें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां तो आदमी की वैसे भी कमी बहुत सारे देशों में, तो वहां तो काम मिलता है उन्हें। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है। मान लो एक व्यक्ति है और वो लगा हुआ है उस काम पे, तो थोड़ा बेहतर की तलाश में लग जाता है, थोड़ा बेहतर की तलाश में लग जाता है। अब थोड़ा बेहतर की तलाश में से पहली नौकरी छोड़नी पड़ती है। अब पहली नौकरी छोड़नी पड़ती है तो दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाता है। तो दूसरी नौकरी, पहली नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी, मतलब पहली जॉब तो एग्जिट कर गया, ये क्विट कर गया पहली जॉब से, और दूसरी जॉब की तलाश है। जो तो दूसरी जॉब की तलाश है और पहली जॉब छोड़ दी, उस बीच का जो दौर है उसमें ये दूसरी जॉब की तलाश में, उस बीच में ये बेरोजगार रहता है। तो इसे क्या कहें? घर्षणात्मक बेरोजगार। और विशेषतर एग्जाम में आता है विकसित देशों की बेरोजगारी है, ये हमारे देशों की नहीं है। हमारे देश में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता। विकसित डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है वो सीधा सा आप मान सकते हैं अमेरिका, नॉर्वे, जापान, फ्रांस, ये सब, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद एक और बेरोजगारी का टाइप आता है बहुत बढ़िया सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है जिसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड क्या है? डिसगाइज्ड ऐसा होता है जो लोग बाहर से तो लगते हैं रोजगार में लगे हुए हैं, बाहर से तो लगते हैं रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन रोजगार में लगे नहीं होते। क्यों? उनसे लगने के बाद उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, जैसे कृषि में होता है। विशेषकर एग्जाम में आता है कि कृषि की बेरोजगारी कैसी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड। बाहर से लगता है कि बहुत ज्यादा आदमी लगे हैं, जैसे घर में है, किसी किसान के 4 बेटे हैं, चारों लगे हैं तब भी खेत उतराई, एक कहीं व्यवसाय कर ले, नौकरी कर ले, 3 लगे जब भी गन्ना उतना ही आ रहा। तो वो जो एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा हुआ था, एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था, वो कैसा है? वो छिपा हुआ बेरोजगार है। यानी कि बाहर से तो लगता है कि छिपा हुआ बेरोजगार है वो जो एक व्यक्ति है। या कई बार घर में 6 आदमी है, 6 के 6 उसमें लगे हुए हैं और प्रोडक्शन उतना ही है। अब अगर ऐसे बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी, एक टाइम के बाद प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब कम हो जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि एक मार्जिनल प्रोडक्ट होता है सीमांत उत्पादन, क्वेश्चन आता है ये। सीमांत उत्पादन उसे कहते हैं जो एक एक्स्ट्रा यूनिट या कोई व्यक्ति, एक्स्ट्रा यूनिट या कोई व्यक्ति या कोई भी मशीन एक्स्ट्रा लगाने से उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ता है एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने से, कोई एक एक्स्ट्रा लगाने से। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? सीमांत उत्पादन 0 होता है। तो जब वो कुछ उत्पादन कर ही नहीं रहा है तो वो बेरोजगार है। इस तरीके की कृषि में खूब बेरोजगारी भारत में दिखाई देती है। क्वेश्चन खूब आता है, भरमार है इस क्वेश्चन के कि निम्नलिखित में से भारत में, मतलब कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी है? प्रच्छन्न। क्योंकि कृषि में इतने लोगों की जरूरत है नहीं जितने लोग उसमें लगे हुए हैं। बात ये समझे भाई आप। इसके बाद एक और होती है साइक्लिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी जिसे कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है भाई? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस समय दुनिया जुड़ी हुई है। जैसे एक देश में एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वही एक कंपनी एक देश में लगी हुई है, वही दूसरे में लगी हुई है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर उसे एक देश से नुकसान हो जाए तो वो उस नुकसान की भरपाई दूसरे से करना चाहती है, तो उसका दुष्प्रभाव वहां पड़ गया। ऐसे एक कंट्री है कोई, उस कंट्री की किसी कारण से वो डिस्टर्ब है, जैसे फिलहाल ये यूक्रेन रूस का वार चल रहा है। अब यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है, क्या उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल साफ साफ पड़ रहा है भाई।
अगर एक जगह कुछ होता है और उसके कारण दूसरी जगह कुछ होता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो किसी सेक्टर में पड़ेगा। जैसे अगर आपने ध्यान किया हो, एक बार प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ऊपर चले हुए थे, फिर एक देश में नुकसान हुआ प्रॉपर्टी वालों को, बड़ी बड़ी कंपनी को, उन्होंने दूसरे देश में वो भरपाई करनी चाहिए। तो भरपाई करनी चाहिए तो उसकी वजह से वहां पे बड़े बड़े फैसले लिए। अब फैसले लेने के बाद उसका दुष्प्रभाव उसी कंपनी में पड़ गया। अब कंपनी में जो पड़ा, जो उसमें यहाँ काम करते हैं उन पे पड़ गया, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो दुनिया में कभी तो तेजी ला दे किसी काम में, यानी कि बहुत ही स्पीड की ग्रोथ हो जाए कहीं, ठीक है, और कभी कभी वो मंदी ला दे। जैसे अभी यूक्रेन का वार है, यूक्रेन रशिया वार है, तो इसमें क्या हो रखा है, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? फर्क तो पड़ा, किसी की सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर फर्क पड़ रहा है। तो लोग क्या होते हैं, उस प्रभाव से एक दूसरे देश में और पूरी दुनिया ऐसे जुड़ती रहती है, तो कभी मंदी और कभी तेजी, तो कभी मंदी और कभी तेजी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारा खेल कुल मिला के पढ़ना वहां पे काम करने वालों का है, और उसकी वजह से भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये साइक्लिक बेरोजगारी है, ठीक है भाई। ये इसके महत्वपूर्ण कुछ टाइप्स थे बेरोजगारी के, इससे आगे डिस्कस आगे करेंगे।